रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है दोस्तों, क्योंकि कल को किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। सो वी आर लाइव नाउ, ऑल ओके, परफेक्ट। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम। दोस्तों, क्या आप सब जीएसटी के लिए रेडी है? जीएसटी के इस फर्स्ट सेशन के लिए रेडी है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आज आप लोगों के साथ जुड़ के, पूरे इंडिया के साथ जुड़ के। अगर आप सब लोगों को वॉल्यूम क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो हम बढ़ते हैं आगे आज के हमारे फर्स्ट क्लास की तरफ, जीएसटी की तरफ। दोस्तों विश्वास करिएगा, तीनों दिन की क्लास देखने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि आपको एडवांस में कुछ सिखा पाऊंगा, जी नहीं। इस पूरे कोर्स में हम जीएसटी में एडवांस कोर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। एडवांस का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद, जब एक बार बेसिक हम सबको क्लियर हो जाएगा। आप में से काफी जने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत दिनों से जीएसटी का काम भी कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए भी हैं, मुझसे रोज कुछ ना कुछ क्वेरी भी वो लोग पूछते रहते हैं। जितनी मेरी कोशिश रहती है मैं रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो काफी लोग ऐसे हैं जिनको जीएसटी का शायद अपने ग्रुप में मेरे से भी ज्यादा नॉलेज होगा। डेफिनेटली उनके जो क्वेश्चंस आएंगे, दोस्तों आपके क्वेश्चंस आप होल्ड पे रखना प्लीज। 3 दिन की क्लास, जो थर्ड डे की अपनी क्लास होगी, उसके लास्ट के आधे पौन घंटे में हम क्वेश्चन आंसर राउंड ही रखेंगे। क्योंकि आज अगर आप आज ही क्वेश्चन पूछ लोगे आप अगर, तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली 3 दिन में ऑटोमेटिक वैसे ही कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं कवर होंगे तो थर्ड डे को अपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में भी अगर किसी का नंबर नहीं आ पाता है, किसी का क्वेश्चन अनआंसर्ड रहता है, तो मैं पर्सनली ऑन कॉल उनको उसका जवाब दूंगा। डेफिनेटली मैं आप सबको उनका जवाब देने वाला हूं। तो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बता दूं। दोस्तों मैंने सीए क्लियर किया था 2014 में। उसके बाद मैंने 3 से 4 महीने जयपुर में जेनपैक्ट में जॉब करी। उसके बाद मैंने बॉम्बे में जॉब करी 3-4 महीने। देन आई बैक टू जयपुर, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में जाना था। 3.5 साल मैंने विप्रो की 100% सब्सिडरी कंपनी है अपीरियो, आप देख सकते हो, मैंने उसकी टी शर्ट भी पहनी हुई है आज, अपीरियो। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि वो मैंने फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है। 3-3.5 साल मैंने वहां जॉब करी, और उसके बाद 2017-18 में आई कैम इनटू जीएसटी प्रैक्टिस। तब से मैं जीएसटी प्रैक्टिस कर रहा हूं। और अपना यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस समय। तो उस समय से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, और अप्रोक्स मोर देन 25,000 जनों की फैमिली बन चुकी है दोस्तों, जिसमें डेफिनेटली आप लोग भी सब्सक्राइब होंगे। और बहुत से लोगों ने तो मेंबरशिप भी ली हुई है, मेंबरशिप ऑप्शन भी ज्वाइन किया हुआ है। उसमें आप सबको पता है ऑन कॉल एडवाइजरी भी मैं आपको देता हूं महीने में, आप चाहे कितनी भी बार लो। अमोक जी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये था दोस्तों मेरे बारे में। आप लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप कौन सी सिटी से हो। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर पार्ट से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था अब तक मेरे बारे में, आपके बारे में। अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों जीएसटी समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लिया जाता है आप लोगों से। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कोरोना जैसे हालात में, ये लाइव एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल आप सबको समझाने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की भीड़ है, बेड्स आपको अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। अभी आपने देखा 45 साल के जितने भी बुजुर्ग थे, उनके वैक्सीन लगाया गया, कोई चार्जेस नहीं लिया गया। आपके स्टेट्स में भी अगर आप 18 से 18 प्लस हो, तो आप काफी सारे स्टेट्स में वैक्सीन को फ्री कर दिया गया है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन, कभी हाईवेज बनते हैं, कभी मेट्रो चलती है। तो मेट्रो जो बन रही है, हाईवे जो बन रहे हैं, उनके पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे, वैक्सीन के पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे। तो ये पैसे कहां से आते हैं दोस्तों? ये पैसे आपके टैक्स से ही आते हैं। अब टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैं अगर आपके घर का ही एग्जांपल लूं, हमें घर को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ताकि अपना घर सीधे सीधे चलता रहे। आप घर की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, घर में खाने की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जो घर में जो भी एल्डर होता है, जो भी कमाने वाला होता है, जनरली हमारे फादर फिगर जो होते हैं, वो ये सारी चीजें देखते हैं। अब ये जो पूरा देश है, इसको भी आप एक घर की तरह मानो, कि देश को हमें बाहरी आतंकियों से रक्षा भी करनी है। कौन रक्षा करे उनकी? जो आज सीमा पे हमारे फौजी भाई खड़े हैं, उनकी जो सैलरी आ रही है वो कौन देगा?
आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जो रोड्स आपके लिए बनती है, कहां जहां कहीं ट्रैफिक होता है वहां मेट्रो बनती है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, उनके पैसे कौन देगा, कहां से आएंगे ये पैसे? कोई गरीब आदमी अगर इलाज नहीं करा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पैसा कौन देगा दोस्तों? कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स है उनके पैसे कौन देगा दोस्तों? तो इन सब सुविधा देने के लिए एक देश सीधे से चलता रहे, इसके लिए टैक्स लाया गया कि हाँ जी हमें टैक्स कलेक्ट करना होगा और इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। अब टैक्स कलेक्ट कौन करे? हम तो 125 करोड़ है, हम तो 125, जब देश आजाद हुआ था तब भी हम 33 करोड़ थे, अब हम 125 करोड़ है, तो 33 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। तो अब इतना सारा मैनेजमेंट कौन करे? आप सब देखते होंगे बहुत सारी सोसाइटीज होती है जहां पे आप प्रेसिडेंट बनाते हो, सेक्रेटरी बनाते हो, पूरी सोसाइटी का ध्यान रखता है। एक कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को काम दे दिया जाता है कि भैया तू ये सारा काम संभाल। इसी प्रकार से देश के टैक्स सिस्टम को, देश को संभालने के लिए एक ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया, जिसको आप बोलते हो सरकार। उस सरकार को आपने बोला कि भाई देख 5 साल के लिए तेरे को हमने नियुक्त किया है, काम बढ़िया से करेगा तो अगली बार भी तू ही ठेकेदार रहेगा, अगर काम बढ़िया से नहीं किया तो हम ठेकेदार बदल देंगे, ठेकेदार बदलने का पूरा पूरा राइट हमारे पास है। अभी भी काफी वॉइस ओके एट लैपटॉप नॉट इन फोन, वॉइस ओके एट लैपटॉप संगाली, अभी भी काफी लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है दोस्तों। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा एक बार आप रिस्टार्ट कर लीजिए जिससे आपकी वॉइस क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने मेरी काफी लोग भी, मेरी जो टीम है उन्होंने भी अपने अपने सिस्टम में चालू किया हुआ है, उनको वॉइस ओके। तो अभी तक आपने देखा टैक्स क्यों जरूरत पड़ती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, वही सरकार। अब हम सबको पता है कि एक ठेकेदार जब इतना बड़ा काम संभालेगा तो डेफिनेटली उसे बीच बीच में सब कॉन्ट्रैक्टर, सब ठेकेदार भी, उप ठेकेदार को भी जरूरत पड़ेगी। तो एक बनती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी बनती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं फेडरल टैक्सेशन सिस्टम, ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम। अब सरकार बन गई जी, ये भी क्लियर हो गया कि टैक्स लिया जाएगा ताकि देश सही से चलता रहे, जिसको जो जरूरत है वो मिलती रहे। अब टैक्स लिया किस हिसाब से जाए? तो पहले एक टैक्स लेके आए लोग, जिसको इन्होंने बोला कि भैया डायरेक्टली हम हर एक इंसान से लेंगे जिसको इतने रुपए की इनकम हो रही है। उन्होंने बोला कि अगर आपको 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम हो रही है ना, तो हम आपसे 2.5 लाख तक की इनकम है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो हम आपसे 5% लेंगे, 5 लाख से ज्यादा की है तो 10%, 20%, जो भी स्लैब चल रही है, जो भी उस समय शुरू हुई थी, और अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं हर साल, तो हम आपसे वो टैक्स लेंगे। आप में से कोई बता पाएगा उस टैक्स को क्या कहते हैं? एक बार हमारा पार्टिसिपेशन हो जाएगा, एक बार बताओ जो इनकम पे टैक्स की प्रणाली शुरू हुई उस टैक्स को क्या बोलते हैं? एक बार आप मुझे चैट में आके बताइए क्या बोलते हैं उस टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सबका जवाब डायरेक्ट टैक्स, परफेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सबका जवाब डायरेक्ट टैक्स। मतलब सबको आइडिया है कि उस टैक्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, परफेक्ट। तो अब डायरेक्ट टैक्स लेना स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट टैक्स में पहला कौन सा आता है? इनकम टैक्स। एक वेल्थ टैक्स भी आया करता था जिसको अबोलिश कर दिया गया था। अब पता चला कि यार केवल डायरेक्ट टैक्स से तो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो कम पड़ रहा है। अब क्या किया जाए? तो अब सरकार ने शुरू किया, उस ठेकेदार ने शुरू किया इनडायरेक्ट टैक्स भी। डायरेक्ट टैक्स आप समझ गए, डायरेक्टली हर एक पर्सन से लिया जा रहा है। अब किसी पर्सन ने कितना इनकम टैक्स दिया किसी साल में, वो आप कैसे पता लगाओगे? जरा बताओ मुझे कि भाई XYZ किसी ने भी किसी साल में कितना इनकम टैक्स दिया, आप वो क्या देख के पता लगाओगे? बताओ, जल्दी से बता दो मुझे आप कि आप क्या देख के पता लगाओगे कि इस पर्सन ने, एक्स पर्सन ने, मैं क्या, किसी का जवाब आ रहा है फॉर्म 26A, किसी का जवाब आ रहा है ITR। डेफिनेटली ITR और फॉर्म 26 के बेसिस पे अपनी ITR बनती है। डेफिनेटली ITR के माध्यम से यह बताया जा सकता है कि किसने कितना इनकम टैक्स दिया, किसने कितना डायरेक्ट टैक्स दिया। तो डायरेक्ट टैक्स सीधे आपकी इनकम पे आता है। एक एक्स पर्सन है, आपने कितना कमाया, भैया इतना दे दो, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स से लेकिन काम नहीं चल रहा था, तो एक और टैक्स लेके आए, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ये बहुत सारे टैक्स लेके आ गए दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इन्होंने बोला कि अगर आप कोई माल बेचोगे तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, माल बनाओगे तो आप टैक्स लिया जाएगा आपसे। बाद में लेके आए अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो आपसे सर्विस टैक्स लिया जाएगा। तो सबसे पहले लेके आए ये कि अगर आप कोई माल बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम आपसे क्या लेंगे? हम आपसे लेंगे एक्साइज टैक्स। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपसे लिया जाएगा एक्साइज टैक्स, आपसे लिया जाएगा। ठीक है जी, एक्साइज टैक्स आप हमसे लो। उसके बाद वो भी कम पड़ा तो ये लेके आ गए वेट।
या सेल टैक्स जिसे आप बोलते हो कि जब भी आप माल बेचोगे तो उस पर सेल टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद ये सर्विस टैक्स लेके आ गए, क्योंकि अगर आप कोई सर्विस दोगे तो हम आपसे सर्विस टैक्स लेंगे। तो कितनी चीजें हो गई, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो टैक्स, कोई माल बेचोगे तो सेल टैक्स, अगर कोई सर्विस दोगे आप, जैसे कि मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूं बेसिकली कंसल्टेंसी की, अगर आप सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स। तो इतने तरीके के ये टैक्स लेके आ गए। अब इसको इनडायरेक्ट टैक्स का नाम क्यों दिया गया? बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में तो आपने देखा डायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया, बता सरकार भी, अगर आज आप सरकार को पूछोगे कि भैया किस आदमी ने कितना टैक्स दिया, तो बताया जा सकता है, डायरेक्टली उसकी आईटीआर देखेगी और बता सकता है कि राम ने इतना दिया, श्याम ने इतना दिया, मोहन ने इतना दिया, रहीम ने इतना दिया, पुष्पेंद्र ने इतना दिया, इतना टैक्स सरकार आपको बता सकती है। लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर कैसे लगता है? मानो या नहीं मानो दोस्तों, ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन डेली बेसिस पे 10, 20, 50, 100, 200 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स डेली के बेसिस पे देता ही देता है, और उसे पता भी नहीं होता कैसे उसने दे दिए। सरकार को भी नहीं पता होता है कि ये पैसा किसने दिया है, लेकिन सरकार को यह पता होता है कि वो पैसा किसके थ्रू आया है। आज अगर सरकार को पिछले महीने में मान लो जीएसटी के 1 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हुए, तो सरकार ये नहीं बता सकती कि वो जिन वस्तुओं के ऊपर कलेक्ट हुए वो किसने यूज करी है, फाइनली किसने वो चीज यूज करी है। नहीं, बीच की जो चेन है, बीच की जो चेन है, मैन्युफैक्चरर आपके बेचने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनके थ्रू पैसा गया है, ये तो सरकार बता सकती है। लेकिन एक्चुअली में वो किसकी जेब से गया है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक्चुअली में किसकी जेब से गया है, आगे मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझाऊंगा, बिजनेस चेन समझाऊंगा, उसमें आप समझोगे कि किसकी जेब से गया है। कल अपनी जो क्लास अधूरी रह गई थी, बीच में नहीं चल पाई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि आप दिन भर में जब रात को सुबह उठते हो, रात को सोते हो और वो सो भी रहे होते हो, पूरे टाइम में आप सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। दोस्तों कैसे दे रहे हो? आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो दोस्तों आप फ्रेश होने जाते हो, वहां पे आप टूथब्रश यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, वहां पे आपने जब वो खरीद के लेके आए होंगे आपने टैक्स दिया होगा। क्या आपको पता आपने कितना टैक्स दिया था? आपको नहीं पता, क्योंकि हम रिटेल शॉप पे जाते हैं कि भैया एक टूथपेस्ट दे दो, टूथब्रश दे दो, हम उनसे बिल थोड़ी मांगते हैं, नहीं बिल्कुल बिल नहीं मांगते थे, लेकिन उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट इंक्लूड है, उसमें एक्साइज भी इंक्लूड है, उसमें सेल टैक्स भी इंक्लूड है, उसमें हो सकता है सर्विस टैक्स का अमाउंट भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो, क्योंकि उसके बनाने के लिए रिपेयरिंग अगर कोई सर्विस ली होगी मैन्युफैक्चरर ने या आगे किसी ने, तो वो अमाउंट इंक्लूड है। आप जब खाना खा रहे हो, उस खाने में भी कहीं ना कहीं, खाने में आप कोई ब्रांडेड ऑयल यूज कर रहे हो, ब्रांडेड राइस यूज कर रहे हो, आजकल हम थैली का आटा खाते हैं, आप वो यूज कर रहे हो, आप डेफिनेटली जीएसटी टैक्स का पेमेंट उस पर करके आए हो। रात को आप जब सो रहे हो, आप ऑफिस गए, जब आपके ऑफिस जाते समय आपने पेट्रोल का यूज किया, पेट्रोल में भी आपने टैक्स दिया, डेफिनेटली दिया। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि जीएसटी नहीं, सिर्फ उसमें कोई और टैक्स दिया। भाई अभी हम जीएसटी की बात कर ही नहीं रहे, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई टैक्स दिया होगा जीएसटी पे, तो भी अपन आएंगे। रात को जब आप सो रहे हो, आपने ऑल आउट लगाई, मोर्टीन लगाई, आप तो सो रहे हो, पीछे से ऑल आउट मोर्टीन यूज हो रही है, आप वहां पे सरकार को टैक्स दे रहे हो। दिन भर में आपने कितना टैक्स दिया आप बता नहीं सकते, ना सरकार बता सकती है कि इस दिन में राम ने कितना टैक्स दिया, नहीं। हाँ, ये जरूर बता सकती है कि राम के थ्रू कितना टैक्स आया, अगर राम एक बिजनेसमैन है तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि जाता तो वो फाइनल कंज्यूमर की जेब से है, लेकिन ये बताया नहीं जा सकता किस कंज्यूमर की जेब से कितना इनडायरेक्ट, कितना टैक्स गया है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया, सरकार ने कलेक्ट किया, डायरेक्टली बताया जा सकता है कि आपकी इतनी इनकम थी इसलिए इतना टैक्स लिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये नहीं बता सकते कि भैया आपने दिन भर में इतनी रोटी खाई, इतना पेट्रोल जलाया, XYZ ये आपने किया, इसलिए आपसे इतना इतना टैक्स लिया गया ना, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, वो जरूर बता पाएगा कि भैया मैंने ये माल बेचा था, इस माल के बदले इतना टैक्स मैंने कलेक्ट किया, ये मैंने सरकार को दिया, वो बताया जा सकता है। जबकि वो उस बिजनेसमैन की जेब से थोड़ी गया वो पैसा। आज हम लोगों के दिमाग में एक गलत भ्रांति ये है कि जो व्यापारी सेल कर रहा है जीएसटी उसे देना पड़ता है। नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने उसको खड़ा किया है एक बिजनेसमैन को कि भैया जो भी कंज्यूमर कोई माल यूज कर रहा है ना, फाइनल कंज्यूमर, तो उससे टैक्स लेके हमें दे। तो आपने अगर कोई माल बेचा 100 रुपए का, उस पर 10% आपने टैक्स लिया, तो आपने आपके कस्टमर से 110 रुपए लिए, उसमें से जो टैक्स का पैसा है 10 रुपए, वो आपने सरकार को दे दिए, तो वो गए तो कंज्यूमर की जेब से है। आगे अगर आप आगे देखेंगे अपन चार्ट वाइज एक्सेल में सीट बना के, पूरी टेबल्स बनी हुई है, आगे आप देखोगे कि कैसे कैसे किसका पैसा कितना कितना गया। तो ये आई बिलीव आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अगर आप समझ गए हो तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे यस और यस बोल दीजिए दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो हम क्लास के एंड में लेंगे उसको, थर्ड डे। यस सर, सबको डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया? केवल 3 ही लोगों का यस आया है। यस 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 यस, बहुत लोगों का यस आ गया है।
डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हम सबको क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब दिक्कत क्या आई, इतने दिन से सब सही चल रहा था चल रहा था चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते गए, आप क्या लेके आए, आप लेके आए एक्साइज, आप लेके आए सर्विस टैक्स, कस्टम अगर इंपोर्ट करोगे तो वेट, स्टेट में आप वेट लेके आए, एंट्री टैक्स लेके आए, ये काफी सारे टैक्सेशन आप लेके आए। अब इतने सारे टैक्स लाने से क्या होगा, कोई बता सकता है इतने सारे टैक्स लाने से क्या होगा? ये स्ट्रक्चर है अभी। अब आप डायरेक्ट टैक्स को तो भूल जाओ, डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो अभी स्ट्रक्चर है दो तरीके से है, जो मैंने आपको बताया था ना, एक तो पहला ठेकेदार, दूसरा सब ठेकेदार। तो पहले ठेकेदार को नाम दिया सेंट्रल, दूसरे को स्टेट। तो सेंट्रल लेवल पे इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। स्टेट लेवल पे ये आपके वेट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे दोस्तों। अब इतने टैक्स लगने से क्या हुआ, और ये टैक्स कैसे लगते थे, अलग अलग स्टेज पे लगते थे, अलग अलग स्टेज पे लगते थे। कैसे? पहली स्टेज थी मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सेंट्रल एक्साइज। उसके बाद मान लो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली या किसी भी प्रकार की सर्विस ली तो सर्विस टैक्स। उसके बाद में जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, रिटेलर है, होलसेलर, वो आगे उस माल को बेच रहा है, वो फाइनली बेच रहा है, तो वेट, सेल ऑफ गुड्स। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या हो गए, माल बनाओगे तो एक्साइज टैक्स, माल बेचोगे तो वेट, सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्सेशन थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेशन लग रहे थे। इससे क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेशन लगने से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ रहे थे। मुझे एक्साइज में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था, मुझे वेट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था, मुझे एंटरटेनमेंट टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था। ऐसे करके बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ रहे थे, बहुत सारी कंप्लाइंसेस मेरे साथ हो रही थी दोस्तों। तो पहले क्या था, सर्विस है कोई तो सर्विस टैक्स, गुड्स है कोई तो सेल टैक्स, वेट, एक्साइज, ऐसे काफी सारे टैक्सेस लगते थे। अब एक दिक्कत और क्या आती थी कि केस, सर्विस के केस में तो सर्विस टैक्स लग गया, गुड्स के केस में सेल टैक्स लग गया या वेट लग गया। अब दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत से केसेस में तो इतना कंफ्यूजन रहता था कि पता ही नहीं चल पाता था कि ये सर्विस है या गुड्स है। जी हाँ, सर्विस है या गुड्स है। आज आप जाते हो दोस्तों, डोमिनोज में खाना खाने जाते हो आप दोस्तों, आप गए डोमिनोज में या पिज्जा हट में खाना खाने गए आप, वहां पे आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो पिज्जा आपने खाया उस पे सेल टैक्स, वेट लगना चाहिए था या सर्विस टैक्स लगना चाहिए था, जल्दी से बता दो कि आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए था। जो पिज्जा आपने खाया उस पे क्या लगना चाहिए था, वेट, सेल टैक्स लगना चाहिए था एज पर गुड्स, या फिर सर्विस टैक्स लगना चाहिए था? देखो, आप लोगों के सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। एक जना बोल रहा है सर्विस टैक्स, एक बोल रहा है बोथ, एक बोल रहा है सेल टैक्स, एक बोल रहा है वेट, सबके अलग अलग जवाब है। आप देख सकते हो कितना डायलेमा है, कितना कंफ्यूजन है कि क्या लगाया जाए। बिल्कुल यही कंफ्यूजन सरकार को था, जी बिल्कुल यही कंफ्यूजन सरकार को था। ऐसे ही मान लो कोई सॉफ्टवेयर है वो सीडी में है, अब आप गए किसी के पास कि भैया मुझे एक्स चीज का सॉफ्टवेयर दे दो, उसने एक सीडी पकड़ा दी, इस सीडी को अपने लैपटॉप पे डाला, सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। तो बताओ यहां पे सर्विस टैक्स लगेगा या फिर यहां पे वेट लगेगा, जल्दी से बता दो दोस्तों। सीडी लेके आए, उसमें कोई सॉफ्टवेयर है, तो वेट लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा? ये देखिए, यहां पे भी आप मानोगे नहीं, कोई सर्विस टैक्स बोल रहा है, कोई वेट बोल रहा है, कोई बोथ बोल रहा है। कंफ्यूजन है दोस्तों, डायलेमा है, बिल्कुल डायलेमा है। तो ये भी एक दिक्कत थी। करंट टैक्स, अपना जो पुराना टैक्स सिस्टम था, करंट टैक्स सिस्टम था, उसमें ये भी एक प्रॉब्लम थी। कितनी प्रॉब्लम मैंने आपको गिनाई? पहली प्रॉब्लम मैंने आपको गिनाई, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टैक्स। दूसरी मैंने गिनाई बहुत सारे रजिस्ट्रेशन। तीसरी मैंने गिनाई कि यही नहीं पता होता था कि कोई चीज सर्विस है या गुड्स है। तो अब जब पता ही नहीं है, ये डायलेमा है, तो हम उस पर सर्विस टैक्स लगाएं या फिर हम उस पर वेट लगाएं। अब एक दिक्कत और क्या थी, अब जो वेट लगता था, जी हाँ, जो वेट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेल टैक्स, जो वो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, क्या वो किसी प्रोडक्ट पे हर स्टेट में सेम था? जल्दी बता दीजिए, क्या जो वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स था, हर स्टेट में सेम होता है क्या? नो नो नो। सबको क्लियर है यार, आप लोगों को तो सब कुछ पहले से पता है, बहुत ही बढ़िया है। तो हर जगह अलग अलग होने से क्या होगा, हर स्टेट में एक प्रोडक्ट की रेट अलग अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी। इसका एक एग्जांपल अभी भी चलता हुआ आ रहा है, आपने देखा होगा पेट्रोल। अगर कोई भाई राजस्थान के बॉर्डर पे है ना, अगर कोई भाई राजस्थान के बॉर्डर पे अगर अभी रह रहा होगा ना, तो डेफिनेटली वो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, सॉरी, अगर राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे अगर कोई भाई अभी रह रहा होगा, कोई बहन अभी रह रही होगी, तो वो पेट्रोल भरवाने, मेरी गारंटी है, हरियाणा में जाते होंगे। जाते कि नहीं जाते, जल्दी से ये तो बोल दो। क्यों? क्योंकि अभी तक पेट्रोल जीएसटी में नहीं आया, उस पर एक्साइज टैक्स वगैरह लगते हैं,
अब उसकी वेट लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, हरियाणा में 8-10 रुपए सस्ता है पेट्रोल, वही राजस्थान में महंगा है। तो अलग अलग स्टेट में एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग रेट। फॉर एग्जांपल जीएसटी जो हमारा करंट टैक्स रिजिम था जीएसटी से पहले वाला, उसमें अगर मैं चीनी की बात करूं, गुजरात में 4% वेट लगता था, महाराष्ट्र में नहीं लगता था। तो चीनी की रेट गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में, एक देश एक ही प्रोडक्ट की बेहतर रेट, एक देश जिसमें एक ही प्रोडक्ट की इतनी सारी रेट, मतलब हम एक दूसरे स्टेट के साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं। एग्री और नॉट एग्री, जल्दी से यस और यस, यस और यस, एग्री और नॉट एग्री। कमेंट में आप बड़ा टाइम लगा रहे हो दोस्तों। एग्री, सब जने एग्री है कि एक देश में एक चीज की इतनी सारी रेट्स, जी एक्सेप्टेबल नहीं है ये तो कितने सारे इश्यू मैंने आपको गिनाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स, सर्विस क्या है, गुड्स क्या है, पता ही नहीं है। दूसरा, एक देश में एक प्रोडक्ट की अलग अलग रेट अलग अलग स्टेट में। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम और थी दोस्तों, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट कौन कौन नहीं जानता है, जो जो नहीं जानता है वो एक बार मैसेज कर दे। जो जो नहीं जानता है कैस्केडिंग इफेक्ट, जो जानता है वो ठीक है, जो नहीं जानता है वो मैसेज कर दे। मी आई, मी प्लीज टेल मी। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है दोस्तों। अभी तक जो मैंने आपको बताया सब आपको क्लियर है? अभी तक बताया वो सब क्लियर है आपको? एक बार यस बोल दीजिए, यस और यस। परफेक्ट परफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूं दोस्तों। लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट समझने से पहले कुछ और चीज अपन जानेंगे, उसके बाद मैं आपको कैस्केडिंग इफेक्ट बताऊंगा दोस्तों। अब इतनी सारी प्रॉब्लम जिसमें कि कैस्केडिंग इफेक्ट भी है, इसका बेसिकली होता है टैक्स के ऊपर भी टैक्स। बाद में आपको थोड़ी देर बाद में आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब क्या होता है दोस्तों, चलो मैं आपको अभी एक बार बताता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। करंट टैक्स रिजीम में मान लो 4 लाख का, मैं आपको एक एक्सेल शीट के थ्रू समझाता हूं। इसमें ये है, आप लोग को एक्सेल स्क्रीन दिख रही होगी डेफिनेटली, राइट? ए है, बी है, सी है, डी है दोस्तों। कॉस्ट मार्जिन दोस्तों, 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी ए को किसी माल को बनाने में। ये मैन्युफैक्चरर है ए, 20 रुपए उसने अपना मार्जिन जोड़ा। पहले होती थी एक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कॉस्ट प्लस मार्जिन 100 रुपए प्लस 20 रुपए 120 रुपए। एक होता था पहले क्या, एक्साइज ड्यूटी। अगर स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो भी एक्सक्यूज कर देना जल्दी जल्दी में। एक्साइज ड्यूटी 10% थी, तो 120 का 10% कितना हो गया, 12 रुपए। टोटल कितने रुपए लेगा वो, 20 से 132 रुपए। इसमें आगे वेट भी है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, आगे वेट भी है। क्या है, वेट, सेल टैक्स भी है। तो मैं यहां पे जोड़ देता हूं सेल टैक्स। एक्साइज ड्यूटी मिला के कितनी वैल्यू हो गई, 120 प्लस 12। सेल टैक्स चलो अपन यहां नहीं जोड़ते। टोटल वैल्यू जो पड़ी 132 रुपए पड़ी आपके बी को। बी के कितनी कॉस्ट पड़ी, 132 रुपए। इस 132 रुपए में 12 रुपए तो क्या है, एक्साइज ड्यूटी। तो ये एक्साइज ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स ही है। अब बी क्या है, एक सेलर है, एक ट्रेडर है बेसिकली। तो एक्साइज ड्यूटी ये जो पे करके आया है, इसकी जेब से जो गई है, इसका इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके लिए वो कॉस्ट ही है। अब बी को क्या करना है, बी को मान लो इस पे कमाने हैं 18 रुपए कमाने हैं, लेट सपोज। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 132 प्लस 18, 150 रुपए हो गई। अब बी क्या करेगा, बी वेट, या आप सेल टैक्स भी उसको बोल सकते हो, वेट। मान लो 10% रेट है सेल टैक्स की भी, तो 150 पे 15 रुपए वो कलेक्ट करेगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 165 रुपए। सी मान लो आपका कौन था, कस्टमर था। तो कस्टमर की जेब से टोटल कितने रुपए गए दोस्तों, 150 रुपए। तो क्या आप यहां पे ये मुझे बता सकते हो कि इसमें जो एक्साइज ड्यूटी थी 12 रुपए, उस पर भी वेट ऐड हुआ है? जो 132 रुपए कॉस्ट पड़ी, 18 रुपए मार्जिन जोड़ा, 150 रुपए, 10% वेट जोड़ा, 15 रुपए। अगर एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मिलता, सरकार ये बोलती कि एक्साइज ड्यूटी हम आपको वापस दे देंगे, तो कॉस्ट कितनी पड़ती बी को, 120 रुपए। प्लस वो मार्जिन जोड़ लेता अपना, 18 रुपए मार्जिन जोड़ लेता वो अपना। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 138 रुपए। कस्टमर से और कितना ले लेता वो, 10% एक्स्ट्रा ले लेता इसका। तो टोटल कस्टमर की जेब से कितने जाते, 151 रुपीज।
अभी कस्टमर की जेब से कितने गए? 165 रुपीज। ये मैंने 150 गलत लिख दिए थे, 165 रुपीज। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस में एक्साइज ड्यूटी पे भी वेट देना पड़ा। इसे बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। आया समझ में दोस्तों टैक्स के ऊपर टैक्स क्या होता है? अगर नहीं भी आया हो तो आगे और एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। एक बार अगर फिर भी आ गया हो तो एक बार यस और यस आप लिख दीजिए। ग्रेट ग्रेट। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, आपको काफी लोगों को समझ में आ गई ये चीज। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। अगर पूरी एक बिजनेस चेन अगर अपन बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर से गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से गया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। अभी आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पे जो टैक्स का पैसा है अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहा है? अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहा है बताओ? कंज्यूमर की जेब से जा रहा है, कस्टमर की जेब से जा रहा है ना, राइट? जो टैक्स का टोटल पैसा गया, एक्साइज ड्यूटी गई, वेट गया, वो किसकी जेब से गया? कस्टमर की से। क्यों? शुरू में ए ने, इस एग्जाम्पल में शुरू ने, ये जो आपका ए है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी, ये ए ने किससे लिया? बी से। बी से लिया 12 रुपए, और ये 12 रुपए अपनी कॉस्ट मानते हुए आगे 15 रुपए का जो और मार्जिन वेट लिया, ये बी ने किससे लिया? सी से। तो पूरा का पूरा पैसा टैक्स का किसकी जेब से गया दोस्तों? पूरा का पूरा पैसा गया आपके कस्टमर की जेब से। जी हाँ, आपके कस्टमर, आप जो कस्टमर हो, आपकी जेब से। तो आप कोई प्रोडक्ट लेके आए थे, आप घर में 150 रुपए की, मान लो कोई भी मशीन लेके आए थे घर में, आप ऑल आउट ही लेके आ गए लेट सपोज, तो 165 रुपए आपकी जेब से गए। रात को आप जो ऑल आउट यूज कर रहे हो उस पर वो 165 रुपए धीरे धीरे खर्च हो रहे नहीं हो रहे? जैसे जैसे ऑल आउट कम हो रही है खर्च हो रहे ना, बिल्कुल। तो हमारे मन में जो भ्रांति है कि बिजनेसमैन को टैक्स का पैसा देना पड़ता है, जी नहीं, बिजनेसमैन को टैक्स का पैसा नहीं देना पड़ता है। जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, टैक्स जो चल रहा है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम ना कर ले, फाइनल कंज्यूमर उसको ना ले जाए, जब तक किसी प्रोडक्ट की अंतिम, वो टैक्स चलता रहेगा जब तक प्रोडक्ट की अंतिम सांस नहीं निकल जाती है। आगे और समझाऊंगा मैं आपको यही चीज डिटेल में दोस्तों। अभी तक आई बिलीव सब क्लियर होगा? यस और यस। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए, ऑल क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप सब लोगों का ऑल क्लियर बिल्कुल सर आ रहा है। तो यहां तक आपने देखा क्या क्या इशू देखे आपने पुराने टैक्स रिजीम में? आपने देखे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टैक्स, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेट्स की, टैक्स की अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट लग रही है, जिससे एक प्रोडक्ट का कंपटीशन हम आपस में ही, मैं राजस्थान का हूं, हरियाणा का मेरा भाई है कोई व्यापारी, हम दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, हम दोनों ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, गलत बात है। इसके बाद आपने कैस्केडिंग इफेक्ट देखा, टैक्स ऑन टैक्स, ये आपके सामने एग्जांपल है। पीपीटी आपको डेफिनेटली मिलेगी दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लाया गया जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? वन टैक्स फॉर, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, वन नेशन वन टैक्स। सब खत्म कर दिया उन्होंने, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना सर्विस टैक्स, ना वे कुछ नहीं भैया, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बस लिया जाएगा तो केवल और केवल क्या लिया जाएगा? जल्दी बता दो, क्या लिया जाएगा? केवल और केवल जीएसटी। बिल्कुल सबका जवाब आ गया, केवल और केवल लिया जाएगा जीएसटी। तो अब रजिस्ट्रेशन आपको केवल किस में कराना रहेगा? केवल और केवल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, पहली चीज। अभी आपने देखा था ना दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम कैसे दूर हो रही है। पहले की अलग अलग पॉइंट पे टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कुछ और, सर्विस दे रहे हो तो कुछ और, उन्होंने बोला भैया कुछ भी कर लो, देना केवल जीएसटी है, तो अलग अलग टैक्स से छुटकारा। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन पहले अलग अलग कराने पड़ रहे थे, अब आपको किसमें कराना है? केवल जीएसटी में। तीसरा, हर एक स्टेट में अलग अलग रेट थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अब ये बोल दे कि भैया जीएसटी लगेगा पूरे भारत देश में, एक ही रेट होगी जीएसटी के हर प्रोडक्ट पे, तो सब जगह आपको रेट एक ही मिलेगी। शुगर चाहे आप गुजरात से खरीदो चाहे हरियाणा से खरीदो, एक ही रेट मिलेगी। बस डिफरेंस जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हो सकता है। जो कॉस्ट आ रही है महाराष्ट्र के डीलर को, गुजरात के डीलर को, उस कॉस्ट की वजह से डिफरेंस हो सकता है, बाकी टैक्स की वजह से कोई डिफरेंस नहीं होगा। यस और यस, यस यस यस, परफेक्ट। उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, पहले हमें डायलेमा था कि यार गुड्स है या कोई चीज है, सर्विस है, जैसे मैंने आपको डोमिनोज का पिज्जा का एग्जांपल दिया, सीडी का एग्जांपल दिया। अब कोई डायलेमा ही नहीं है भैया, गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ से मतलब नहीं है हमें, सीधे जीएसटी लगा दो आप तो परफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे खत्म होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। कोई भी डाउट होगा डेफिनेटली वो एग्जांपल देखने के बाद इस वीडियो में, हम इस क्लास में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, आपने कभी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बनाई है क्या? एक बार बता दो,
आपने क्या गवर्नमेंट की, सरकार की बैलेंस शीट आपने बनाई है? नहीं बनाई। क्या आज आप इस क्लास में देखना चाहोगे कि सरकार की बैलेंस शीट कैसे बनती है? जल्दी बोल दो, जो जो चाहता है यस कर दो। बहुत ही सरकार का तो सबको चिट्टा चाहिए, सबका यस आ रहा है। देखो इस सवाल पे तो सबने यस बोल दिया है। 60 पार्टिसिपेंट्स में से कम 40 से 45 ने बोल दिया था, बाकी में तो 5 से नहीं बोल रहे थे। हाँ भाई सही बात है, सरकार की इनकम तो सबको देखनी है, अपनी कौन दिखाना चाहता है? कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपको दिखाएंगे सरकार की बैलेंस शीट भी बना के। चलिए दोस्तों, जीएसटी आने के बाद आपने देखा सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। जी हाँ, हाँ काफी जगह छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, बट जो मेन उद्देश्य था जीएसटी लाने का वो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने का था। आगे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, हम उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये एक बेसिक क्लास है दोस्तों। अब जी एक चीज मुझे बताना रह गई इसमें कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे दूर हुआ, वो भी हम क्लास जब एंड तक चलेगी तब आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे दूर हुई वो चीज। अब बोल दिया उन्होंने कि भैया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया है। अब लेकिन एक लड़ाई और हो गई शुरू। वो लड़ाई क्या शुरू हुई दोस्तों? अब पहले जब मैंने आपको बताया कि ये देखिए सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे अलग अलग टैक्स थे, तो उससे क्या हो रहा था, स्टेट की जो सरकार थी वो भी कुछ अर्न कर रही थी, सेंट्रल की थी वो भी कुछ अर्न कर रही थी। अब अनाउंस किया गया कि भाई जीएसटी पूरे देश में एक ही जीएसटी लगेगा। तो अब लड़ाई ये शुरू हो गई, जब वो जीएसटी एक ही लगेगा तो बटेगा कैसे? तो वो बटेगा कैसे? अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है, मुझे सही से बताना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है, आप अभी ध्यान में रख लो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और बाकी सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री जी को भी, जिन जिन का आपको ध्यान है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ये बोले कि सारा का सारा जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप सबको बांटूंगा, तो क्या राज्य सरकारें एग्री होगी? क्या राज्य सरकारें एग्री हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, नेवर। कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकता। अब ये समस्या आ गई थी सामने। अब जब ये समस्या सामने आ गई तो जीएसटी का भी इन्होंने कर दिया टुकड़े। जी हाँ, जीएसटी के भी इन्होंने कर दिए, क्या कर दिए दोस्तों? टुकड़े। और वो टुकड़े कैसे कैसे किए, आइए बढ़ते हैं हम। वो जीएसटी के टुकड़े किए इन्होंने 3 हिस्सों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एक यूटीजीएसटी भी है, वो एसजीएसटी की तरह ही है, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। यूटीजीएसटी होता है जो यूनियन टेरिटरी टैक्स होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 टैक्स के टुकड़ों में इन्होंने बांट दिया। आईजीएसटी कब लगेगा इन्होंने बोला? आईजीएसटी बोला इन्होंने जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है। कहां से कहां? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो क्या लगेगा दोस्तों? आईजीएसटी। तो वो आईजीएसटी किसके जेब में जाएगा? सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा। दूसरा, अब आप यहां देख रहे होंगे ये रेड एरो, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये चीज देखो आप, ये एक स्टेट से एक स्टेट, सेम स्टेट में जा रहा है तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इन्होंने लेट सपोज एक रेट रख दी जीएसटी की एक प्रोडक्ट पे 18%। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है दोस्तों, जी हाँ, स्टेट 1 से, ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है दोस्तों? ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो इन्होंने बोला आईजीएसटी लेंगे हम, लेट सपोज 18% से, जो भी रेट इन्होंने रखी, और वो चली गई आईजीएसटी सरकार के पास, भारत सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इन्होंने दूसरा, अब जब राज्य सरकारें एग्री नहीं हो रही थी तो एक नया नियम लेके आ गए कि अगर स्टेट के स्टेट में, सेम स्टेट में माल बिकता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया जाएगा। वो कैसे लिया जाएगा? जो टोटल रेट थी 18%, उसको टुकड़ों में कर दो, उसका 9%, आधा तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसका आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो विद इन सेम स्टेट में जो माल बिका, आज आप जैसे हरियाणा के हो, हरियाणा में माल बिका, तो 9% तो सीजीएसटी वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% एसजीएसटी हो जाएगा हरियाणा सरकार के पास। तो हरियाणा सरकार के पास हरियाणा सरकार का हिस्सा पहुंच गया दोस्तों। बाकी जो शुरू में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है वो आईजीएसटी भारत सरकार के पास गया है, उसमें से भी कुछ बाद में आता है, स्टेट के लिए अलग से रिजर्व बना के ट्रांसफर किया जाता है। बट अभी हम उस पर्टिकुलर, इतने मैं बॉम्बार्ड नहीं करूंगा आपको इन सब चीजों के साथ। आप ये समझ लो स्टेट के स्टेट में जब माल बिक रहा है तो आधे पैसे गए भारत सरकार के पास, आधे पैसे गए राज्य सरकार के पास। तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्लियर हो गया क्या दोस्तों? मुझे साफ साफ बता दो आप एक बार यस और यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, परफेक्ट, आप सबको क्लियर हो गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों के टुकड़े क्यों करने पड़े। बिल्कुल। अब हुआ क्या,
बहुत सारे टैक्सेशन थे, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे मर्ज किया जाए दोस्तों। तो अब मैंने आपको बताया, पहले एक्साइज टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, तो एक्साइज हो गया आपका, सर्विस टैक्स हो गया, ये जो मोटे टैक्स थे इनको तो इंक्लूड कर दिया, सीजीएसटी के थ्रू कवर करते हैं। जो सेल टैक्स लगता था विद इन स्टेट, ये एसजीएसटी में कवर कर दिया। जो सीएसटी लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप माल बेच रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस समय एक सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, वो चला गया आईजीएसटी में। तो ऐसे करके पुराने टैक्सों को इन्होंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में घुसा दिया। ठीक है जी, ये आपका टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी कि कैसे कैसे टैक्स लगने जा रहा है आपका। सीजीएसटी कैसे लगेगा, टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई ऑन द सप्लाई विद इन द स्टेट। एसजीएसटी विद इन द स्टेट और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आपका कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, ये करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। यूटीजीएसटी जो भी आपकी यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव पौंडीचेरी, जो आप सबको पता है, वो कलेक्ट करेगी। तो जीएसटी में आईजीएसटी, सीजीडीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में मैंने आपको बता दिया, ये ऑल क्लियर। आपको ये भी पता चल गया कि जीएसटी क्यों आया। एक हाँ, एक चीज अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं करी कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे दूर हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्या आप लोगों को अब क्लियर है कि जीएसटी क्यों लाया गया? ऑल क्लियर जी, क्लियर। यूटीजीएसटी कौन से स्टेट में लगता है दोस्तों? यूटीजीएसटी स्टेट में नहीं लगता, यूनियन टेरिटरी में लगता है। जो अपनी पांडिचेरी है, नगर है, दामन दीव है, आपके लक्षद्वीप है, तो ये 5-7 जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां पे यूटीजीएसटी नाम दे दिया, क्योंकि वो एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसमें एस की जगह हटा के यूटी डाल दिया, दैट्स इट। क्लियर, परफेक्ट। आ जाओ अब जीएसटी में बात आती है सप्लाई करके एक शब्द है कि भाई पहले माल बनाते थे तो मैन्युफैक्चरिंग लेते थे, माल बेचते थे तो सेल टैक्स लेते थे, सर्विस देते थे, सर्विस अगर हम लेते थे तो सर्विस टैक्स देते थे। तो अब जीएसटी में किस पे? तो उन्होंने जीएसटी में क्या किया, माल बनाना, माल बेचना, सर्विस देना, इन सबका एक नाम दे दिया। इन सबका एक नाम दे दिया। किसी को पता है क्या नाम दिया उसका? जल्दी से बता दो अगर आप सबको पता है तो। उसका क्या नाम दे दिया? उसका नाम दे दिया सप्लाई। क्या दे दिया? सप्लाई। जो आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सप्लाई। कि अगर आप किसी भी सर्विस की, किसी भी वस्तु की सप्लाई करोगे ना, सप्लाई, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब सप्लाई में उन्होंने इतनी सारी चीजें कवर कर ली कि ऑलमोस्ट हर चीज सप्लाई में आ गई। अगर आप सेल कर रहे हो वो भी सप्लाई, ट्रांसफर कर रहे हो वो भी सप्लाई, बार्टर होता है, बार्टर और एक्सचेंज सेम काइंड। बार्टर क्या होता है, आपने लैपटॉप दिया किसी को और उससे आपने मान लो फर्नीचर ले लिया, तो बार्टर मतलब एक्सचेंज हो गया। और एक्सचेंज एक्चुअली का मतलब होता है सेम काइंड। मैंने एचपी का लैपटॉप दिया, आपसे डेल का लैपटॉप ले लिया। लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब चीजों को उन्होंने सप्लाई में कवर कर लिया। आप देखोगे इतनी सारी चीजों को सप्लाई में कवर करने के बाद कोई मुश्किल से गिनी चुनी चीजें बची होंगी जो सप्लाई का पार्ट नहीं बनी होगी। इस पर्टिकुलर क्लास में हम सप्लाई के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर सप्लाई के बारे में हम डिटेल में बात करने लग गए तो बिलीव मी एक पूरा दिन कम पड़ जाएगा दोस्तों केवल सप्लाई समझने के लिए। तो बेसिक के हिसाब से आप इतना समझ लो कि जब भी आप माल बेचोगे, माल आप बेच रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, कोई माल बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, माल की सप्लाई कर रहे हो, सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी का पेमेंट करना है। यहां तक आपको सप्लाई क्लियर हो गई होगी, बेसिक जो था सप्लाई के बारे में। आपको जीएसटी के बेसिक के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपने देखा होगा जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें शुरू में यही लिखा था, बेसिक फंडामेंटल क्या है टैक्सेशन का, जीएसटी का। वो आप सब लोगों को अगर क्लियर हो गया हो दोस्तों तो मुझे बता दो, क्योंकि फिर आगे बढ़ने में मजा आ जाएगा। अगर यहां तक सर एग्जांपल ऑफ यू एस, सर अभी एग्जांपल बताया ना, दिल्ली, आपका दिल्ली पौंडीचेरी, वहां पे एसजीएसटी नहीं लगता, वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। ये एग्जांपल है दोस्तों। परफेक्ट, क्लियर। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जीएसटी पेड ऑन परचेजेस अगेंस्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है आपने कोई माल खरीदा, उस पर जो आप जीएसटी का पेमेंट करके आए हो ना, वो ही आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है दोस्तों। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स बहुत सारे हैं, डेफिनेटली हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा एग्जांपल्स पे।
उससे पहले ये आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्या आप समझ पा रहे हो? स्टेक होल्डर ऑन बिजनेस चेन, कि एक कंप्लीट बिजनेस चेन में कौन कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, होलसेलर के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर भी ले लो, रिटेलर, रिटेलर से कौन माल खरीदता है जी? फाइनल कंज्यूमर, उसके बाद सरकार और बैंक। इसके अलावा कोई बिजनेस चेन में हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो यही होते हैं। अगर आपके हिसाब से अगर और कोई इस बिजनेस चेन में होता हो तो बता दो। नहीं, राइट, परफेक्ट, और कोई भी नहीं होता बिजनेस चेन में। अब मैंने आपको बिजनेस चेन क्यों बताई है, आगे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, उसके थ्रू आप समझने वाले हो कि बिजनेस चेन क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। सबसे पहले आप ये एग्जांपल देख लो। बत्रा जी है कोई, बत्रा जी ने, करण बत्रा जी है, उन्होंने अपने क्लाइंट को सर्विस दी दोस्तों। करण बत्रा जी ने अपने क्लाइंट को क्या दी? एक सर्विस दी। कोई भी सर्विस, मान लो मैं ही हूं, मैंने क्लाइंट को सर्विस दी। हमारी बात हो गई भैया मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा, प्लस जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है 18% है वो लूंगा। तो मैं कितने रुपए लूंगा? टोटल 5,90,000, 5,90,000 मैं आपसे लूंगा। तो मैंने मेरे क्लाइंट से कितने कलेक्ट किए? 5,90,000 मैंने कलेक्ट की। अब क्या बोला था सरकार ने? जीएसटी कौन देगा, किससे कलेक्ट करना है? कि जब भी आप किसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, किसी सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, तो आप हमें जीएसटी दोगे। तो मैं राहुल गोयल, मैंने अपने क्लाइंट को सर्विस दी, कंसल्टेंसी की, तो मुझे सरकार को टैक्स देना है 18% से। 5 लाख रुपए की मैंने सर्विस दी, तो 18%, 90,000 रुपए मुझे सरकार को 90,000 रुपए देने हैं। कस्टमर्स मेरे क्लाइंट से लूंगा मैं 90,000, सरकार को दे दूंगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां गया? अब दोस्तों मैं मेरा ऑफिस चला रहा हूं, आज आप सब लोग के सामने देख रहे हो मैं आप मेरा ऑफिस चला रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने ऑफिस के रेंट का भी पेमेंट किया होगा, मैंने इंटरनेट में यूज कर रहा हूं उसके बिल का भी पेमेंट किया होगा, टेलीफोन में यूज कर रहा हूं उसके बिल का भी पेमेंट किया होगा। तो मैंने रेंट का पेमेंट किया 40,000, उसमें 7200 मैंने जीत दिया था जीएसटी का। मैंने ये जो मेरा ऑफिस है किसी एक्स पर्सन से रेंट पे ले रखा है, उसने मुझे बिल बना के दिया 40,000 प्लस जीएसटी, क्योंकि उस एक्स पर्सन को भी तो सरकार ने बोला था कि भैया आप जो भी सर्विस दोगे, उसने रेंट की सर्विस दी, उस पर जीएसटी देना है, तो उसने मुझे 7200 मुझसे कलेक्ट करके दिए। ऐसे ही जो इंटरनेट मेरा प्रोवाइडर था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसने मुझे बिल भेजा, उसने मुझसे 180 रुपए का जीएसटी लिया यहाँ पे। इसके बाद टेलीफोन वाले ने मुझसे जीएसटी लिया। ऐसे करके टोटल मैं कितना जीएसटी देके आ चुका हूं सरकार को? 7200 प्लस 180 प्लस 540। तो एक बार टोटल टोटल लगा के बता दीजिए दोस्तों कितना रुपए देके आए, जल्दी से बता दीजिए, कौन बता रहा है पहले कि टोटल कितना हुआ? 7200, जल्दी बता दीजिए दोस्तों, या पहले मैं ही कैलकुलेशन कर लूं? टोटल जो मैं टैक्स देके आ चुका हूं 7920 का, 79, आप सबसे पहले कैलकुलेशन मैंने कर ली, नहीं नहीं मेरे से पहले भी है, विक्रम जी है, विक्रम गोला जी, 7920 का टैक्स मैं ऑलरेडी किस किस को देके आ गया हूं? मेरे जो ऑफिस का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसको देके आ गया हूं, इंटरनेट बिल वाले को देके आ गया हूं, टेलीफोन बिल वाले को देके आ गया हूं। तो जो मैंने ये 7,920 रुपए देके आया हूं, यही दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट है। कैसे? जो मैंने मेरे क्लाइंट से 90,000 रुपए लिए थे ना, यहाँ पे ये जो 90,000 रुपए लिए थे ना, मैं सरकार को अब 90,000 नहीं दूंगा, मैं सरकार को 90,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं सरकार को 7,920 रुपए लेस करके 82,000 ही दूंगा, केवल और केवल, क्योंकि इस 7,920 रुपए का मेरे पास क्या कलेक्ट था, क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैंने सरकार को कितने दिए? 82,080 तो एक दे दिए, और 7,920 मैंने मेरे मकान मालिक को दिए, इंटरनेट वाले को दिए, टेलीफोन वाले को दिए, उन्होंने आगे सरकार को दे दिए। तो पहुंच गए जी सरकार के पास पूरे के पूरे 90,000 रुपए। पहुंचे या नहीं पहुंचे? यस और यस, यस और यस, पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंच गए जी। तो आपको 7,920 रुपए की क्या मिली? 7,920 रुपए की मुझे क्या मिली? 7,920 रुपए की क्या मिली मुझे? आईटीसी। राजेश जी बोल रहे हैं, रिपीट करिए राजेश जी, आगे एक और एग्जांपल है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ गए दोस्तों? पहले क्या था? सर्विस टैक्स होता अगर, उसकी इनपुट नहीं थी, एक्साइज होता उसकी इनपुट नहीं थी। मैं आपको आगे गुड्स का एग्जांपल एक के और समझाऊंगा दोस्तों। यहां तक आप समझे हो या नहीं समझो, पहले तो मुझे आप ये क्लियर कर दो। परफेक्ट। अब चलते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के लिए आपके लिए तैयार किया है एग्जांपल। अब हम साथ में बनाएंगे सरकार की बैलेंस शीट। तो इंटरेस्टेड हो सरकार की बैलेंस शीट देखने में?
इंटरेस्टेड हो ना दोस्तों? हाँ जी, चलिए बनाते हैं सरकार की बैलेंस शीट। आइए साथ साथ में बनाते हैं। थोड़ा सा इसको अपन स्क्रीन को यहां ले आते हैं। मैं दिखाता हूं आप सरकार कैसे अपनी बैलेंस शीट बनाती है। इस सब को तो मैं कर देता हूं डिलीट। गवर्नमेंट ऑफ बैलेंस, गवर्नमेंट्स बैलेंस शीट, नहीं बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट। मेरी इंग्लिश थोड़ी दोस्तों कमजोर है तो बियर कर लेना। बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट। अब मुझे जो पढ़ाया गया है बैलेंस शीट के बारे में, उसके हिसाब से लेफ्ट साइड में आती है लाइबिलिटी और राइट साइड में आती है असेट्स। ठीक है जी। एक ये लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? लाइबिलिटी में सबसे पहले ऊपर लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल के बाद में इधर आपकी आ जाती है बाकी की जो लाइबिलिटीज है। मैं यहां पे एक बार साइड में लिख लेता हूं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। लिख लिया जी दोस्तों। असेट्स में मैं लिख लेता हूं मेरा बैंक अकाउंट। सबको बैलेंस शीट दिख रही है नहीं दिख रही? यस और यस। कैपिटल लिख दिया सर मैंने। बैलेंस शीट सबको दिख रही है? यस 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 यस। बनाते हैं चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको माल कहां से आएगा? माल आएगा सबसे पहले, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, इसने माल बना दिया है। माल बनाने पे कोई एक्साइज टैक्स नहीं लगेगा, पहले लगता था, जीएसटी में खत्म कर दिया। जो टोटल जो वैल्यू, टोटल कितने में बेच रहा है ये? 100 रुपए में बेच रहा है। मान लो 80 रुपए इसकी कॉस्ट थी, 80 रुपए इसके कॉस्ट पड़ी होगी, माल बनाने में 20 रुपए अपना मार्जिन ले रहा है, टोटल वैल्यू पड़ी 100 रुपए। 18% जीएसटी इसने जोड़ा। मैंने एक ब्लैंकेट रेट पकड़ लिया 18%। आप ये मत समझना कि जीएसटी में क्या केवल रेट 18% ही है, क्या 18% इसने जीएसटी जोड़ा। टोटल 118 रुपए इसने किससे कलेक्ट किया? होलसेलर से इसने 118 रुपए कलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। टोटल अब गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा ये? जीएसटी के 18 रुपए गवर्नमेंट को देगा। आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से कितने रुपए गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए? 18 रुपए कलेक्ट किए दोस्तों गवर्नमेंट से, मैन्युफैक्चरर से। बिल्कुल कलेक्ट कर लिए दोस्तों। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर से 18 रुपए आए, मैन्युफैक्चरर के पास कहां से आए वो पैसे? होलसेलर के पास से। गवर्नमेंट के पास किससे आए? गवर्नमेंट के पास 1800 रुपए, 18 रुपए किसके पास से आए? जल्दी बताओ। 18 रुपए गवर्नमेंट को किसने दिए दोस्तों? जल्दी बता दो। होलसेलर ने दिए, मैन्युफैक्चरर ने दिए? गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में किसके बैंक अकाउंट से आए? मैन्युफैक्चरर के बैंक अकाउंट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो एंट्री करते हैं। अब कोई एंट्री बता सकता है गवर्नमेंट अपनी टेली में क्या एंट्री करेगी? गवर्नमेंट के ने रिसीव किए मैन्युफैक्चरर से 18 रुपए, तो एक बार मुझे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बता दो, क्या एंट्री होगी? जल्दी से बता दो क्या एंट्री होगी। आप सरकार हो, आपके पास आए तो आप क्या एंट्री करोगे उसकी? दोस्तों जब तक अकाउंटिंग एंट्री आपको क्लियर नहीं होगी, बैलेंस शीट कैसे समझोगे? जल्दी बता दो। बिल्कुल, काफी लोग एकदम सही पहुंच रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, आईटीसी डेबिट नहीं दोस्तों, अभी आईटीसी क्यों आएगी दोस्तों? जो गवर्नमेंट एंट्री मैं आपको बताता हूं, जो भारत सरकार एंट्री करेगी ना, वो करेगी बैंक। हम सबको पता है जो चीज आती है डेबिट, व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट करेगी 18 रुपए से। और टू, अभी गवर्नमेंट को दोस्तों अभी तक 18 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो टैक्स का पेमेंट है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक ये जो प्रोडक्ट है। मान लो ये पार्ले जी है, 100 रुपए का पैकेट पार्ले जी बनाया था किसी मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर को दिया, होलसेलर से 18 रुपए उसने लिया, सरकार को 18 रुपए दे दिए। सरकार का अभी फायदा नहीं हुआ है, सरकार की इनकम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरर से पैसे आए हैं, क्रेडिट है, मैन्युफैक्चरर सरकार का लेनदार है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसने, आप एक चीज याद रखिएगा, सरकार की इनकम कब होगी? जब कोई प्रोडक्ट अंतिम सांस ले लेगा तब। अभी तक प्रोडक्ट ने अंतिम सांस नहीं ली है, अभी वो बिजनेस चेन में है। अंतिम सांस कब लेगा? जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, कंज्यूमर उसको खा जाएगा।
क्योंकि मान लो अगर आप इसको गवर्नमेंट की रेवेन्यू अभी की अभी मान लोगे, कल को होलसेलर वो माल वापस मैन्युफैक्चरर को लौटा देगा, तो अपनी सेल रिटर्न दिखाएगा मैन्युफैक्चरर, तो क्या सरकार उसको वापस पैसे देगी? जी हाँ, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू तब तक नहीं होगी। तो 18 रुपए गवर्नमेंट के पास किससे आ गए? मैन्युफैक्चरर के पास से। ऑल क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? यस और यस? जल्दी बता दो दोस्तों, यस और यस। ये एंट्री क्लियर है? बैलेंस शीट में जो मैंने डेबिट क्रेडिट डाला असेट में लायबिलिटीज में, वो क्लियर है क्या? परफेक्ट, सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीपीटी पे चलते हैं हमारी। अब होलसेलर जो है, होलसेलर को कॉस्ट कितनी पड़ेगी? केवल और केवल 100 रुपए। होलसेलर की पॉकेट से आउटफ्लो तो हुआ 118 रुपए का। कितना आउटफ्लो हुआ? होलसेलर की पॉकेट से जो आउटफ्लो हुआ होलसेलर की पॉकेट से, ये तो हुआ प्रोडक्ट का कितना रुपए हुआ? 100 रुपए। टैक्स का कितना रुपए हुआ? 18 रुपए। तो दोस्तों टैक्स के एक तरीके से ये मान के आप चल लो, एक चीज मैं आपको और यहां पे बताऊंगा इस बैलेंस शीट में, 18 रुपए, 18 रुपए जो मैन्युफैक्चरर से आए सरकार के पास, तो पहले मैन्युफैक्चरर से आए तो 18 रुपए यहां पे इन्होंने ये डाल दिए। साथ में गवर्नमेंट एक एंट्री और कर सकती थी यहां पे। वो एंट्री क्या करेगी गवर्नमेंट? अब जैसे ही जो होलसेलर है, कौन है होलसेलर? जो होलसेलर है वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा जीएसटी की, उसमें वो ये दिखाएगा कि मैंने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा है, 18 रुपए का टैक्स दिया है। वो रिटर्न भरेगा ना दोस्तों? बिल्कुल भरेगा। तो जैसे ही वो सरकार के पास रिटर्न दाखिल कर देगा, जैसे ही उसने सरकार को रिटर्न दे दी कि मैंने 18 रुपए का जीएसटी दिया है, सरकार क्या एंट्री करेगी जरा बताइएगा दोस्तों? अगर ये एंट्री किसी ने बता दी ना, ये एंट्री जैसे ही होलसेलर ने अपनी रिटर्न भरी, उसमें ये दिख, मान लो होलसेलर ने कोई सेल नहीं करी, उस महीने परचेज ही करी है, वो अपनी रिटर्न भर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या एंट्री करेगी? ये एंट्री कोई सही सही बता देगा ना दोस्तों, 100 रुपए का इनाम उसको मेरी तरफ से। सही सही बता दो कौन एंट्री बताएगा, क्या एंट्री करेगी सरकार? कोई नहीं बता पाएगा? कोई बता पाएगा यस और नो? अगर नहीं बता सकते तो नो लिख दो। केवल और केवल एक जने ने बताया है, अमोक गोखले जी ने, बहुत सही बताया दोस्त अमोक जी। वीडियो के क्लास के एंड में आपको आपके 100 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब वो एंट्री होगी। एक दो जनों ने और बताया, केवल आधी एंट्री बताई, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं दिखा दूंगा, किसी के साथ चीटिंग नहीं करूंगा। बाकी लोगों ने उल्टी एंट्री बताई है। यहां पे जो सरकार एंट्री करेगी ना, सरकार एंट्री ये करेगी आपके साथ, सरकार मैन्युफैक्चरर को तो कर देगी अब डेबिट 18 रुपए से, और होलसेलर को कर देगी क्रेडिट। क्योंकि क्या हुआ, होलसेलर ने जब सरकार को बोला ना कि मैं 18 रुपए का पेमेंट मैन्युफैक्चरर को कर दिया है, तो सरकार ने पहले एंट्री कर ली थी कि मैंने मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट किया 18 रुपए। अब जब होलसेलर ने बोला कि मैंने मैन्युफैक्चरर को दे दिया 18 रुपए, आपको मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं देना है, आपकी बैलेंस शीट से मैन्युफैक्चरर का नाम हटाओ, हटाओ, हटाओ। तो सरकार ने नाम हटा दिया, पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया। तो यहां क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर हो गया जीरो, होलसेलर हो गया 18 रुपए। सरकार के खाते में अब लेनदार कौन है? क्रेडिटर कौन है? होलसेलर है। कौन है दोस्तों? होलसेलर। परफेक्ट, ऑल क्लियर, ग्रेट। तो कॉस्ट पड़ी 100 रुपए, आउटफ्लो हुआ 118 रुपए का होलसेलर की जेब से, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 100 रुपए, टैक्स की कॉस्ट थी 18 रुपए। अब 18 रुपए सरकार के अकाउंट में होलसेलर के नाम मंड गए हैं कि भाई ये होलसेलर मुझसे 18 रुपए मांगता है। तो जब सरकार इसको देने वाली है, सरकार से ये मांगता है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी हुई, कॉस्ट तो इसकी केवल और केवल कितनी हुई? 100 रुपए ही हुई। बिल्कुल क्लियर? क्लियर दोस्तों? यस और यस? दोस्तों जब तक यस नहीं आएगा पार्टिसिपेशन में मजा नहीं आएगा, क्लास में मजा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपके जो चैट पे मैसेज आ रहे हैं यस और नो, उससे ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है मेरे लिए क्लास। आप लोगों के लिए क्या ये क्लास इंटरेस्टिंग है या नहीं है? क्या बोर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? इंटरेस्टिंग है तो यस लिख दो दोस्तों, जल्दी से लिख दो यस। कुछ नई चीजें आपको दिख रही है आज? काफी लोगों का यस आ गया।
परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों, कहीं डाउट हो नोट करके लिख लो, कहीं भी डाउट आ रहा हो नोट करके लिख लो। एक साथ सबके डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। जी मेरा वादा है आपसे, हर एक पर्सन का हर एक सिंगल डाउट, अगर आप एडवांस के बारे में भी कुछ पूछोगे वो डाउट भी आपका क्लियर होगा। फर्स्ट टाइम कुछ नया सीखने को मिला है, काफी लोग बोल रहे हैं ऐसा। फाइनल, फुल एंड फाइनल, यस परफेक्ट, बढ़िया। अभी कहां फुल एंड फाइनल, अभी नहीं सर, रुको रुको, अभी तो पिटारे से बहुत सारी चीजें निकलने वाली है। चलिए, 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी होलसेलर के, आउटफ्लो तो हुआ था 118 का, लेकिन कॉस्ट है 100 रुपए। जो 18 रुपए का टैक्स है ना दोस्तों, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए। वो कैसे है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैसे यूज होगा, कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट दूर होगा, वो आप सब सीख जाओगे। अब जब कॉस्ट 100 रुपए है, अब होलसेलर को भी कुछ प्रॉफिट चाहिए ऑब्वियसली, बाल बच्चे बीवी उसके भी है प्रॉफिट, तो उसको भी चाहिए दोस्तों, किसको नहीं चाहिए। 10 रुपए। आज आप सोच रहे होंगे कि सर हमें बहुत से लोगों ने फीस नहीं दी, फ्री में पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा है सर फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं। दोस्तों फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, पहले समझ लीजिए। इसमें मेरा फायदा छिपा है दोस्तों, आप मेरे को जानोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पहचानेंगे, यही मेरा फायदा है। मेरी ऑल इंडिया में नेटवर्किंग बनेगी दोस्तों। इसी के लिए मैं एग्री हुआ हूं कि अगर कोई कोरोना काल में किसी के इश्यू हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, तो कोई फीस का पेमेंट आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि किसी ने फीस का पेमेंट किया है, उसको क्लास समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दे, क्लास होने के बाद 10 मिनट में उसका रिफंड हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी को लग रहा है कि क्या बकवास चल रहा है, तो दोस्तों मेरा फायदा नहीं है आपको बिना फीस के पढ़ाने में, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है दोस्तों। क्लास अच्छी लगेगी, आप 4 दोस्तों को और बताओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रॉफिट जोड़ा होलसेलर ने 10 रुपए, टोटल वैल्यू हो गई 110 रुपए। ठीक है जी। अब सरकार ने ये तो सबको बोला है कि जो भी सप्लाई करेगा टैक्स तो सबको देना है, अब टैक्स तो होलसेलर को भी देना पड़ेगा। जब 110 रुपए में बेच रहा है, उस पर 18% जीएसटी लगाएगा। वैसे राउंडिंग ऑफ पे कुछ अमाउंट मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो मैंने राउंडिंग ऑफ पे 20 रुपए कर दिए। तो जो रिटेलर को, जब होलसेलर रिटेलर को माल बेचने जा रहा है, तो 100 रुपए की तो होलसेलर को कॉस्ट थी, जो आप यहां देख सकते हो। 10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा उसने, टोटल वैल्यू हो गई 110 रुपए। 20 रुपए उसने जीएसटी जोड़ा, सेल वैल्यू कितनी हो गई, 130 रुपए। कितनी हो गई दोस्तों सेल वैल्यू, 130 रुपए सेल वैल्यू हो चुकी है, जो रिटेलर देगा होलसेलर को 130 रुपए। इस 130 रुपए में, इस 130 रुपए में मुझे जल्दी से बता दीजिए जीएसटी कितना लिया है होलसेलर ने, जीएसटी कितना लिया है इस 130 रुपए में होलसेलर ने, जल्दी से बता दीजिए, कौन बता रहा है। अरे भाई 18 रुपए क्यों बता रहे हो अभी भी, 20 रुपए मैम, 20 रुपए। वापिस से दिखाता हूं, 100 रुपए था, 110 रुपए प्रॉफिट मार्जिन, टोटल 110 रुपए। 110 रुपए पे 18% जीएसटी जुड़ा, जो कि लगभग लगभग राउंडिंग ऑफ में करके कर रहा हूं तो मैं 20 रुपए, तो 20 रुपए रिटेलर से उसने लिए, टोटल 130 रुपए। सरकार ने होलसेलर को यह बोला था, भाई जब तू कोई माल बेचेगा ना, जब तू कोई माल बेचेगा तो तू मुझे जो टैक्स का पैसा देगा ना, 18% देगा। 18% बन रहा है 20 रुपए। तो सरकार ने होलसेलर को बोला, ला 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 20 रुपए ला। सरकार बोलेगी नहीं बोलेगी होलसेलर को 20 रुपए ला, जल्दी बताइए, बोलेगी ना, यस यस और यस, यस और यस, यस और यस, यस यस। सरकार ने जैसे ही बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप मान लो आप ही होलसेलर हो, आपको बोला लाओ जी 20 रुपए लाओ, तो आप क्या बोलोगे, 20 रुपए किस बात के, 18 रुपए तो दे रखे है ना मैंने, राइट। 18 रुपए तो मैंने दे रखे थे, नहीं दे रखे थे, ये देखो ना यार बैलेंस शीट में। अरे भाई बैलेंस शीट में, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये रही बैलेंस शीट। 18 रुपए होलसेलर ने दे रखे थे, नहीं दे रखे थे, जल्दी बता दीजिए। जब मैन्युफैक्चरर को 18 रुपए दे दिए थे ना, यस 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 यस, तो कितने रुपए देगा वो, केवल और केवल 2 रुपए। ये लो जी 2 रुपए मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं। सरकार क्या एंट्री करेगी, इस 2 रुपए की सरकार, हिंदुस्तान सरकार क्या एंट्री करेगी, हिंदुस्तान, अरे यहाँ पे तो अपन एक चीज डालना भूल ही गए थे, पिछली एंट्री में 18 रुपए बैंक अकाउंट में, सरकार के बैंक अकाउंट में 18 रुपए आ गए थे। अब क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए, पहली एंट्री करेगी टू होलसेलर 2 रुपए। तो होलसेलर कितने मांग, होलसेलर के नाम से कितने इकट्ठे हो गए, 20 रुपए। सरकार की जेब में कितने रुपए आ गए बैंक अकाउंट में, 20 रुपए, 18 प्लस 2 भर दिया जी यहाँ पे। ठीक है जी। अब अब एक एंट्री सरकार को और करनी पड़ेगी यहाँ पे, पहली एंट्री तो ये करी। अब होलसेलर ने टोटल 20 रुपए कलेक्ट किए रिटेलर से, जो सरकार को उसको देने थे। सरकार ने बोला ला 20 रुपए, ला 20 रुपए, ला 20 रुपए।
ठीक है, उसने बोला 18 तो पहले के दे रखे ना, काट लो, 18 तो पहले के दे रखे, काट लो और 2 रुपए ये ले लो। तो होलसेलर का हिसाब खत्म। हिसाब किसका चलेगा? रिटेलर का। तो सरकार क्या एंट्री करेगी? होलसेलर अकाउंट डेबिट टू रिटेलर। होलसेलर को डेबिट कर दिया 20 रुपए से, रिटेलर को क्रेडिट कर दिया 20 रुपए से, तो होलसेलर हो गया आपका -20 और रिटेलर के नाम से चढ़ गए 20 रुपए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास ये जो 20 रुपए हैं, अब मुझे ये बता दो, ये टोटल 20 रुपए सरकार के पास कैसे कैसे आए, मतलब ये सरकार के पास किसके पास से आए अभी तक ये 20 रुपए? क्या मैन्युफैक्चरर के पास से आए हैं, या होलसेलर के पास से आए हैं, या एग्जैक्टली रिटेलर की जेब से गए हैं? जब रिटेलर अपनी रिटर्न भरेगा, सरकार ये लो होलसेलर को 20 रुपए दिए हैं, किसकी जेब से गए हैं वो 20 रुपए? अरे विष्णु जी, होलसेलर नहीं, रिटेलर, रिटेलर, रिटेलर। परफेक्ट, क्लियर, ऑल सब लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर है। रिटेलर की जेब से 20 रुपए गए हैं भारत सरकार की जेब से। रिटेलर मांगता है, रिटेलर 20 रुपए मांगता है। आ जाइए, यहां पे आ जाइए दोस्तों, रिटेलर की जेब से अब जो रिटेलर है, रिटेलर रिटेलर की जेब से आउटफ्लो कितना हुआ? 110 रुपए तो प्रोडक्ट का हुआ, 20 रुपए आउटफ्लो हुआ किसका? 20 रुपए आउटफ्लो हुआ रिटेलर की जेब से जीएसटी का। अगर मैं बात करूं इनफ्लो की, होलसेलर के पास जो इनफ्लो हुआ था 130 रुपए आए थे, तो 110 रुपए तो उसके पास आए थे प्रोडक्ट के, और टैक्स के आए थे 20 रुपए। तो 20 रुपए में से 18 रुपए तो वो सरकार को ऑलरेडी दे चुका था, 2 रुपए और दे देगा, तो प्रोडक्ट के 100 रुपए थे, 110 आ गए, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? 110 रुपए में से 100 रुपए गए, 10 रुपए प्रॉफिट होलसेलर कमा चुका है। होलसेलर खा पी के नक्की। अब बात आ गई रिटेलर का आउटफ्लो कितना हुआ? टोटल 130 रुपए। दिखा देता हूं कैसे, काफी लोगों को अभी भी डाउट होगा कैसे। ये देखिए 130 रुपए रिटेलर का आउटफ्लो हुआ दोस्तों, ये रहा आपका आउटफ्लो, जिसमें से 20 रुपए तो टोटल टैक्स के दिए और 110 रुपए दिए उसने प्रोडक्ट के। यस और यस, यस और यस, यस, परफेक्टली यस। आ जाइए, अब रिटेलर के पास पहुंच गए, अब रिटेलर के पास पहुंच जाती है ये सुंदर सी नारी, आप हो वो, आप एक कंज्यूमर हो, आप रिटेलर के पास पहुंच गए। रिटेलर की जो कॉस्ट पड़ी थी 20 रुपए, तो उसने जो टैक्स के दिए थे सरकार के खाते में लिख गए, रिटेलर तू मेरे से 20 रुपए मांगता है, मैं तेरे को दूंगा, जब भी तू माल बेचेगा तो तू मुझे 18% टैक्स दे देना, तेरा जितना पड़ा है उतना एडजस्ट कर लूंगा। तो ये जो एडजस्ट करना है ना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। एक तरीके से मान के चल लो, पहले 18 रुपए की एफडी कराई थी होलसेलर ने सरकार के पास, ये जो 18 रुपए की एफडी कराई, जब उसने माल बेचा तो एफडी तुड़वा ली। माल जब उसने बेचा तो 20 रुपए उसको सरकार को देने थे, उसने ये बोला कि 18 रुपए की तो एफडी पड़ी है, मेरी एफडी तोड़ दो, उससे भर लो, 2 रुपए ये ले लो। तो 18 रुपए की एफडी, वो एफडी ही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है? जी नहीं, क्योंकि इनपुट मिल रहा है, कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बन रहा है वो। पहले तो एक्साइज कॉस्ट का पार्ट बन रहा था। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को माल बेच रहा है 10% एक्साइज लगा के, 100 प्लस 10%, 110 रुपए, 10 रुपए का, वहां पे क्या हो रहा था दोस्तों, जो 10 रुपए सरकार की सीधे इनकम हो गई थी, क्या हो गई थी? सीधे इनकम हो गई थी, होलसेलर के नाम से क्रेडिट नहीं चढ़ी थी वहां पे डायरेक्टली इनकम हो गई थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? मैं एक बार आपको लेके चलता हूं यहाँ पे, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर पहले की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरर करती सरकार, जो 10 रुपए एक्साइज के रिसीव किए, ठीक है जी, और मैन्युफैक्चरर से सीधे कहां ट्रांसफर कर देती? मैन्युफैक्चरर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कैपिटल कर देती 10 रुपए। तो ये सीधे के सीधे 10 रुपए थे ना, सरकार की कैपिटल में चले जाते, होलसेलर डेबिट नहीं होता। होलसेलर की एफडी नहीं बनती थी पहले, होलसेलर की जब एफडी नहीं बनी तो उसकी कॉस्ट बन गई, कॉस्ट पे भी वो टैक्स लगाता था, इसीलिए कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। अब एफडी बन रही है, तुरंत जैसे ही किसी बिजनेस वाले ने अपने से ऊपर बिजनेस वाले को टैक्स का पेमेंट किया, अपनी रिटर्न भरी, एफडी बन गई है। वो एफडी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस नाम से पहचानोगे? जल्दी दे बना दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस नाम से पहचानोगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए? एफडी, बिल्कुल एफडी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया आपने दोस्तों। जैसे ही टैक्स का पेमेंट आपने आपके मैन्युफैक्चरर होलसेलर को किया, आपने आपकी रिटर्न भरी, आपकी फिक्स डिपॉजिट बन गई है। सरकार बोलती है जैसे ही माल बेचोगे टैक्स दे दो, क्या बोलोगे? एफडी। एफडी है आपके पास हमारी, उतनी तो तोड़ लो, बाकी ले लो।
बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं रिटेलर भाई साहब की तरफ। यहाँ पे आपने देखा रिटेलर के नाम से चढ़ गया था पैसा, फाइनल कंज्यूमर सुंदर सी मोहतरमा पहुंच जाती है, लाओ पार्ले जी, लाओ पार्ले जी खाएंगे, आज तो बच्चों को पार्टी कराएंगे, हैप्पी बर्थडे है हमारा। तो रिटेलर के पास हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए पार्ले जी खरीदने चली गई, चॉकलेट खरीदने चली गई। पार्ले जी ले लेते हैं क्योंकि पार्ले जी चलता हुआ आ रहा था। 110 रुपए, कितनी कॉस्ट पड़ी, कितनी कॉस्ट है रिटेलर को उस पार्ले जी की, जरा जल्दी से बता दो दोस्तों, कितनी कॉस्ट है पार्ले जी की, कितनी कॉस्ट है पार्ले जी की, जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितनी कॉस्ट है पार्ले जी की। 110 रुपए, बहुत बढ़िया, बढ़िया हुआ इस बार मैंने ये नहीं बोला जो सही बताएगा 100 रुपए मिलेंगे, भाई साहब मैं तो खाली हो जाता, सबने 110 रुपए बताए। संजय कोरे जी ने 130, संजय कोरे जी माफी चाहूंगा, मैं अभी भी कहीं लेक कर रहा हूं क्या, 110 रुपए है सर कॉस्ट, 20 रुपए की तो एफडी हो गई है संजय जी, अगर आप समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, आप जब तक यस नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। संजय जी यस कर दीजिए 110 रुपए पे, संजय जी ने ओके बोल दिया है, बहुत बढ़िया संजय जी, थैंक यू। 110 रुपए। अब रिटेलर ने कहा कि मैं भी 10 रुपए कमाऊंगा, तू भी 10 रुपए कमा ले, कौन मना कर रहा है भाई, तो टोटल हो गया 120 रुपए। अब सरकार आ गई, सरकार खड़ी है रिटेलर के गेट के बाहर, क्योंकि सरकार को पता है रिटेलर के गेट के बाहर कस्टमर खड़ा है, कस्टमर जैसे ही माल बेच रहा है रिटेलर को सरकार बोल रही है ऐसे कैसे, टैक्स दे, टैक्स टैक्स दे, टैक्स सप्लाई कर रहा है ना, टैक्स दे, जल्दी टैक्स दे दे 18%, 110 रुपए में बेच रहा है ना, 18% टैक्स दे दे, तो 110 रुपए का 18% मोटा माटी 22 रुपए आ रहा है, मैंने राउंडिंग ऑफ उसको कर दिया है, तो 22 रुपए उसने टैक्स के जोड़े, टोटल बिल की वैल्यू कितनी होगी 142 रुपए। तो जो आप पार्ले जी लेने गए थे हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए, तो आपने रिटेलर को कितने रुपए दिए टोटल, जल्दी से बता दो कितने रुपए दिए दोस्तों आपने रिटेलर को, कितने रुपए दिए भाई, कोई तो बताओ जल्दी। 142 रुपए दे दिए, 142 रुपए आपने रिटेलर को दे दिए, 22 रुपए रिटेलर के पास आ गए टैक्स के, सरकार बोल रही है ला 22 रुपए, ला 22 रुपए, ला 22 रुपए, ला 22 रुपए, ला 22 रुपए। अब रिटेलर क्या बोलेगा जल्दी बता दो, रिटेलर सरकार को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा रिटेलर, कितना देगा सरकार को, रिटेलर ये बोलेगा सर 20 रुपए की एफडी हो रखी है, 20 रुपए की एफडी हो रखी है, देखो ना यार, ये देखो ना एफडी करवाई थी यार, आप लोगों ने भी बैलेंस शीट बनाई, आप भी बोल रहे हो 20 रुपए की एफडी है, तो सरकार को कितना रुपए देगा वो, 22 रुपए, 2 रुपए और दे देगा सरकार को, तो रिटेलर से कितने रुपए आ गए 22 रुपए, लेकिन एफडी टूट चुकी है ध्यान रखना, तो एक बार मैं 22 रुपए यहाँ पे जोड़ता हूं, ये 22 रुपए यहाँ पे जुड़ गए 2 रुपए, सरकार के पास टैक्स का कितना आ गया 22 रुपए, जैसे ही और ये हो गया, इसने 20 रुपए की एफडी तुड़वा ली थी, ये जीरो हो गया। अब एफडी का अमाउंट किसका होगा 22 रुपए, ये बता दो जल्दी से, जो बैंक में सरकार के 22 रुपए पहुंच चुके हैं वो किसके नाम से चढ़ेंगे, जल्दी बताओ किसके नाम से चढ़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी, कस्टमर कैपिटल, कस्टमर कैपिटल, मुझे पता था ये दो आंसर आएंगे यहाँ पे, मुझे पता था ये दो आंसर आएंगे। अब मुझे तो भाई साहब ये बता दो सरकार कस्टमर के नाम से कैसे चढ़ाएगी, सरकार को क्या पता कि आप वो पार्ले जी खरीद के लेके गए थे, सरकार को पता होगा कि वो फाइनल पार्ले जी किसने खरीदा था, हाँ या ना, सरकार को थोड़ी पता है पार्ले जी, आज आप आपके रिटेलर के पास गए उससे पार्ले जी खरीद के लेके आए, आपने 142 रुपए दे दिए, तो क्या सरकार को पता है कि वो आप खरीद के लेके आए हो पार्ले जी, नहीं, जब सरकार को पता चलना बंद हो गया कि पैसा कहां से आया कैसे आया, तो ये जो 22 रुपए हैं सरकार की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, सरकार की इनकम अब 22 रुपए हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन, ये जो टैक्स है ये चलता रहेगा दोस्तों, चलता रहेगा जब तक उसकी क्या नहीं निकल जाए अंतिम, क्या नहीं निकल जाए अंतिम, अंतिम क्या नहीं निकल जाए, अंतिम आगे लिख दो भाई, क्या नहीं निकल जाए अंतिम, अंतिम सांस नहीं निकल जाए। तो कंज्यूमर जब बर्थडे पार्टी के लिए पार्ले जी ले गया है, खा गया है उसको, अंतिम सांस निकली नहीं निकली, प्रोडक्ट खत्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म, सरकार 22 रुपए कमा चुकी है। इससे आप क्या समझे दोस्तों, सरकार कब कमाती है, सरकार जब कमाती है जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया जाता है, इसीलिए जीएसटी को बोला जाता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, क्या बोला जाता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जब तक कंज्यूम नहीं होगा सरकार का फायदा नहीं होगा, एक्चुअल टैक्स सरकार को नहीं मिलेगा। यस और नो, क्लियर और नोट, यस और यस, जल्दी बोल दीजिए दोस्तों, यहां तक सब चीज क्लियर, सरकार की बैलेंस शीट समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, पूछ लूं दोस्तों, 3 दिन 2-2.5 दिन मेरा नंबर है क्वेश्चन पूछने का, लास्ट के दिन मैं आधे घंटे आपके सारे क्वेश्चन लूंगा, पूछ लो सर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो, यही क्वेश्चन था मेरा, तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपको मजा आ रहा है सुन के, मुझे भी दिल को सुकून मिल रहा है कि आप लोग किसी उम्मीद के साथ आज कुछ सीखने को आए और नया आपको शायद सीखने को मिल रहा है, मिल रहा है ना नया सीखने को आपको, यस और यस,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमने देख लिया इनपुट जो जीएसटी है कहां से शुरू होता है, कहां पे आके खत्म होता है। अब जो बेचारा रिटेलर था जिसने यूज किया था, प्रोडक्ट बनाता शुरू में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी शुरू में हुई थी 100 रुपए, 10 रुपए होलसेलर ने अपने जोड़े, 10 रुपए इसने जोड़े, टोटल 120 रुपए की तो प्रोडक्ट था और 22 रुपए का टैक्स देना पड़ा। तो जो रिटेलर की जेब से आउटफ्लो हुआ ना, सॉरी रिटेलर नहीं, कस्टमर की जेब से जो आउटफ्लो हुआ ना, वो 120 रुपए तो एक हुआ और 22 रुपए एक हुआ, तो टोटल उसकी जेब से आउटफ्लो हो गया 142 का। उसके हाथ में जो बिल होगा ना, बिल, उस बिल में 120 रुपए तो प्रोडक्ट के लिखे होंगे और 22 रुपए टैक्स लगे होंगे। अब रिटेलर तो आगे बेचेगा नहीं उसको, क्योंकि अंतिम सांस निकल चुकी है, तो उसको 22 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। इससे आप, सर आरसीएम इनपुट, सर सारी क्वेरी लूंगा, आप अभी डाउट में ना रहे, आप लिख के रखो, मैं बता दूंगा आपको। तो यहां तक हमने ये देख लिया कि एक बार वापस मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूं जो जो हमने देखा है। पहले मैंने आपको टैक्स का बैकग्राउंड बताया कि टैक्स क्या होता है, टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों इस पूरे वीडियो में क्या मैंने आपसे, सही सही बताना, क्या मैंने आपसे किसी सेक्शन का रेफरेंस दिया है, संविधान का रेफरेंस दिया है, कानून के किसी धारा का रेफरेंस दिया है? सही सही बताना दोस्तों, किसी एक सेक्शन का नाम लिया हो तो? नहीं लिया। अगर मैं आपको बोलता सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ये लिखा हुआ है, या मैं आपको एक साधारण इंसान की तरह, बच्चे की तरह समझा रहा हूं, वो ज्यादा बढ़िया है या नहीं है? यस और यस। दोस्तों सेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करना, सब चीजें बताई जाएगी, सब चीजें 100% बताई जाएगी, हम जुड़े रहेंगे आखिरी तक। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे बीच में ये करूंगा दोस्तों, अगर मेरा आप सबके साथ, हम सब लोग यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज अभी की अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इतना सा तो काम आप मेरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो दोस्तों, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो आप सब लोगों के पास लिंक होगा, या आपको लिंक वापस चाहिए क्या? क्या आप सब लोगों के पास लिंक है या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। यहां हमने देखा टैक्स का बैकग्राउंड जाना, टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट टैक्स कैसे आया, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया, करंट टैक्स जो रिजीम था उसमें क्या क्या इश्यूज थे अपने को, ये पढ़ा अपन ने। उसके बाद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, करंट टैक्स के क्या क्या इश्यूज थे, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टैक्स, एक ही देश में एक प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स, गुड्स क्या है सर्विस क्या है समझ में नहीं आता था पहले काफी केसेस में। कैस्केडिंग इफेक्ट हमने जाना, जीएसटी में क्या होता है, वन टैक्स फॉर ऑल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में हमने जाना, कौन सा टैक्स किसके अंदर घुस गया, पुराने जो टैक्स थे कौन सा किस किस के अंदर घुसा, हमने ये यहां जाना हमने इस पर्टिकुलर सीट में। उसके बाद हमने जाना सप्लाई क्या होती है, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैकग्राउंड जाना, सप्लाई चेन जानी, और यहां तक हमने जाना सरकार की बैलेंस शीट बनाना, प्रोडक्ट की अंतिम सांस आना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक कैसे आता है ये जाना हमने। तो अब जीएसटी का पर्पज क्या हुआ दोस्तों, मेन पर्पज अगर हम देखें तो देखेंगे तो कि एक कॉमन मार्केट हो सबके लिए, क्या हो, हर किसी भी प्रोडक्ट की पूरे भारतवर्ष में एक ही रेट हो, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, ये बेसिकली बैकबोन थी जीएसटी की दोस्तों। अब कुछ एक प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जिसमें पेट्रोलियम है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, पावर सेक्टर है। अब इसकी वजह से आप देख रहे होंगे, क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हो क्या कि पेट्रोल की कीमत हर एक स्टेट में सेम है? जल्दी बता दो, क्या पेट्रोल की या एल्कोहल की कीमत हर स्टेट में सेम है क्या? यस और नो? अभी मैंने दिया था ना आपको राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का एग्जांपल, याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का एग्जांपल याद है या नहीं है?
अगर याद है तो यस लिख दीजिए। यस 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 यस, अमोक जी को सबको याद है, बिल्कुल याद है। तो दोस्तों अभी यहां तक क्लास कंटिन्यू रखें या फिर आज के लिए ओवर कर दें? क्लास कंटिन्यू रखें या आज के लिए यहीं खत्म कर दें? आज की ओवर। काफी जनों का कंटिन्यू आ रहा है, ओवर भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, कंटिन्यूड भी आ रहा है। खत्म, कंटिन्यू प्लीज। काफी लोगों का कंटिन्यू आ रहा है, काफी लोगों का खत्म आ रहा है दोस्तों। तो अगर सब लोगों का कंटिन्यू आता तो अपन कंटिन्यू करते। मैं आप सब लोगों के साथ आज विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। एक बार लास्ट में बता दीजिए, अगर आपको क्लास में सब समझ में आया है तो प्लीज आप एक बार यस का मैसेज कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आया ना, आप तो एक काम करो, टोटल 10 मार्क्स में से मुझे कितने मार्क्स दे रहे हो ये लिख के डाल दो दोस्तों। 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स दे रहे हो ये लिख के डाल दो दोस्तों। सही सही डालना। आपको माता रानी की कसम है, माता रानी पाप लगाएगी अगर मेरे को खुश करने के लिए झूठा डाला तो आपने। देख लो 10 में से कितने मार्क्स दोगे दोस्तों। रिकॉर्डिंग्स वापस आएगी। दोस्तों मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं चाहिए, माफी चाहूंगा, ऐसा अवार्ड मत देना प्लीज, गलती से भी मत देना दोस्तों। सब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं दोस्तों, सब टीचर बेस्ट करते हैं, तो प्लीज। काफी लोग नाराज भी है, 5 मार्क्स भी दे रहे हैं। पक्का कोशिश रहेगी अगले वीडियो में आपके मैं 5 के 6 तो करा सकूं, 10 की तो गारंटी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 6 मैं कराऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आप सब लोगों को गुड नाइट। मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो में। कल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं कल का आपको एजेंडा बता देता हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइव देखेंगे हम। कौन कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइव देखना चाहेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कौन लाइव देखना चाहेगा? लाइव, जी हाँ बिल्कुल लाइव। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सारे डाउट क्लियर करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सारे डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। 1 घंटे, बहुत से लोग बोल रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी थोड़ी देर में, यूट्यूब पे आने वाली है ये क्लास। तब तक के लिए सीए राहुल गोयल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, सीए राहुल गोयल के नाम से। ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगा, आपको लगता है आपके दोस्त लोगों को भी इससे फायदा होगा, सर नोट्स प्रोवाइड करा देना। सर ये पीपीटी तो नोट्स है सर। और आप चिंता मत करो दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपके लिए मैंने क्या नोट्स रेडी करे हुए हैं। 1 सेकंड रुकिए आप, 1 सेकंड आप लाइन पे रहिए दोस्तों। आप क्या दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो, मैंने इतना आगे तक का सोचा और आप नोट्स में अटके पड़े हो। 5 मिनट दे दो मुझे एक बार, आप सोच भी नहीं पाओगे ऐसी चीज मैंने आपके लिए रेडी करी है। आप लोग को बहुत बार डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ती होगी, बहुत बार कोई एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ती होगी, पड़ती है या नहीं पड़ती है? कई बार कंपनी को, कंपनी है तो रिजोल्यूशन बनाने की जरूरत पड़ती है, नोटिस बनाने की जरूरत पड़ती है, इनवॉइस फॉर्मेट बनाने की जरूरत पड़ती है, पावर पॉइंट बनाने की जरूरत पड़ती है, एक्सेल बनाने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? इन सब की चीज की जरूरत बता दीजिए एक बार मुझे। पड़ती है ना? अरे भाई हाँ या ना? और अगर मैं आपको बोलूं कि सब चीजें मैं आपको बनी बनाई दे दूं वर्ड में, एक्सेल में, जिसको आप फॉर्मेट कर पाओ, बस नाम पता है, एड्रेस चेंज करना है, मैं आपको बनी बनाई दे दूं, सब चीज बनी बनाई बिल्कुल, तो मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? ये देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, ये बन रही है दोस्तों, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। 1 सेकंड में आपको ये देखिए, एग्रीमेंट्स एंड फॉर्मेट्स, ये इतने में बना चुका हूं दोस्तों। कितनी काउंटिंग है मुझे भी नहीं पता है, मोर देन 2000 डॉक्यूमेंट्स में बना चुका हूं। ये एग्रीमेंट्स है दोस्तों, 293 एग्रीमेंट्स। इसके बाद और डॉक्यूमेंट्स में क्या है दोस्तों? बोर्ड रेजोल्यूशंस, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशंस, 31 बोर्ड रेजोल्यूशंस। ऐसे ही स्टैट्यूटरी, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। जीएसटी में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ऑटोमेटिकली मिलेगी। प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है काफी सारी, एक्सेल भी है दोस्तों, सब पे वर्किंग चल रही है। किस किस को चाहिए हाँ बोल दो जल्दी से, जल्दी से हाँ बोल दो। ग्रेट वर्क, यू शुड टेक सम फीस। दोस्तों फीस के लिए मैं फिर से वही बोलूंगा, जो आपकी इच्छा। मेरी तरफ से कोई फीस मैंने नहीं रखी है, आप 1 रुपया दोगे तो भी स्वीकार है, आप 1 लाख रुपए दोगे तो भी स्वीकार है दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। एक गूगल ड्राइव पे लिंक बनाऊंगा मैं, उस लिंक पे ये शेयर करूंगा, आप लोग केवल व्यू या फिर डाउनलोड कर सकते हो।
मैं आपको एडिट के राइट नहीं दूंगा, आप केवल व्यू और राइट कर सकते हो। कोई पूछ रहा है एलपीजी केस पर, सर डाउट रखिए रखिए अपने पास रखिए दोस्तों, डाउट मुझे मेल कर दीजिए, मेरी मेल आईडी है। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है। तो इस मेल आईडी पे प्लीज, इस मेल आईडी पे जिस जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी डिटेल मुझे इस मेल आईडी पे लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो, और किसी को कोई क्वेरी है तो सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए क्वेरी, सब्जेक्ट लाइन में क्वेरी, और वो क्वेरी आप डाल दीजिए क्या क्वेरी है। क्लास के एंड में मेल से देख देख के हाथों हाथ सबकी क्वेरी ली जाएगी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है अगर आप मुझसे अभी पूछोगे तो मुझे हो सकता है वो चीज नहीं आती होगी, मैं ये, क्योंकि सारी चीजें तो मुझे भी नहीं आती। बट आप 2 दिन में जो भी क्वेरी मुझे भेजोगे मैं पढ़ लूंगा, समझ लूंगा। कोई चीज मुझे नहीं आएगी तो जो मुझसे भी अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैं राय लेके, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको मैं गलत एडवाइस दूं किसी भी तरीके की। दोस्तों सब चीजें मैं नहीं जानता हूं। अब लोग पूछ रहे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेट, मैम आप क्वेरी मुझे डाल दीजिए मेल पे, मैं चेक करके बताऊंगा। मुझे नहीं याद है, कैन भी डाउनलोड, आप डाउनलोड कर पाओगे, व्यू कर पाओगे, एडिट आप डाउनलोड करने के बाद एडिट कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट में जो मैं मेरे हर एक यूट्यूब वीडियो में बोलता हूं, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।